Hello everyone, this is Lakesh Bansal. Welcome to CS Education. Today we are going to do chapter number 2, polynomials from class 10. And today we will solve the exercise 2.2. So today in this lesson we are going to find out the zeros from this equation. अब हमें zeros find out करनी है इस equation की. जीरो जाने की हम पहले जैसे कि कर चुके हैं. वैल्यू ऑफ x सिंपली आपको याद रखना है. ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट करने के बाद ये सारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जीरो के इक्वल आ जाए. उसके लिए आपको जो स्केल चाहिए होगी, अगर हम उसकी बात करें तो सिंपली हमें फैक्टराइज करना आना चाहिए. इसमें हम लोग फैक्टराइज करेंगे इस वाली टर्म को. किस तरह से फैक्टराइज करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए. वैल्यू ऑफ ए जो कि कोफिशिएंट होगा इस टर्म का 1, बी जो कि कोफिशिएंट होगा इस टर्म का 2x का, दैट इज -2, एंड सी जो कि कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है -8. अब हमें इस टर्म को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास -8 आना चाहिए फैक्टर्स को, और जब हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -2 आना चाहिए. ओके, अब एक आप करके देखिए इसको कैसे होगा. ये x² -x -8. पहले हमें इसको ऐसे लिख लेना है. सिंपली कुछ नहीं किया हमने, सिंपली लिख लिया, x को कॉमन लेकर के बाहर कर लिया. अब 2 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 4 - 2 अगर बात करें, 4 × 2 हमारे पास 8 आ रहा है, ठीक है, और 4 - 2 2 आ रहा है, 5 आ रहा है. अब जब हम इनको ओपन करेंगे, -4x + 2x - 8, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है. अब देखिए, जब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -8x², जैसे कि हमें यहाँ पे चाहिए था -8, वो हमारे पास आ गया है. और अगर हम इनको प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास -2x आ रहा है, जो कि हमें चाहिए था. तो इस तरह से फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करने वाला आंसर यानी कि 8x² -8x² आना चाहिए था, और प्लस या माइनस करने के बाद -2x आना चाहिए था, वो हमारे पास आ गया है. अब हमें क्या करना है आगे? पहले इनमें से कॉमन लेंगे हम. x कॉमन आ गया, x -4 रह गया, और इन दोनों टर्म्स में, अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास +2 कॉमन आ गया और रह गया x -4. तो ये और ये दो टर्म हमारे पास बनती हैं x -4 x + 2. अब इनको 0 के इक्वल रखते हैं. x - 4 = 0, x = 4, x + 2 = 0, x = -2. तो x की वैल्यू मतलब जीरोस हमारे पास कौन सी आ गई हैं? जीरोस, 2 0. पहली को हम अल्फा बोलते हैं. अल्फा मीन्स पहली वैल्यू 4 एंड सेकंड वैल्यू बीटा, दैट इज इक्वल टू -2. तो ये हमारे पास 2 जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ x जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग आ चुकी हैं, जिनको अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो उसके बाद इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी. अगला जो हमारे पास स्टेप है, उसमें हमारे पास देखिए, हमें पता है a की वैल्यू 1, b = -2, c = -8. अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास जो जीरोस हैं, जैसे कि अल्फा अगर बीटा को हम प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? -b/a के. सिंपली बस यही हमें प्रूव करना है. बाकी सम्स में आप ये खुद करके देखेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है. यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है. अल्फा प्लस बीटा वो हमेशा इसके इक्वल आना चाहिए. अल्फा प्लस बीटा मीन्स 4 + -2 is equal to -2/a.
1। सिंपल है, वैल्यूज पुट कर दी अल्फा की, बीटा की, बी एंड ए की। ओके, सो इट इज 4 minus 2 is equal to 2/1। सो इट इज 2 is equal to 2। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो इसकी कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। सेकंड की बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब हम अल्फा एंड बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। तो ये करके देखते हैं। अल्फा 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी -8 A1। सो इट इज -8 सिंपली। तो ये आप अगर जीरोस इस तरह से इक्वल आ रही हैं, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो हमारे जीरोस करेक्ट है, सही है। तो ये इनका वेरीफाई किया है हमने, वेरीफाई किया है बिटवीन दी कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन एंड दी जीरोस ऑफ द इक्वेशन। तो अब हम करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए इसमें सीक्वेंस सेम नहीं है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी सीक्वेंस की वो नहीं है। तो पहले इसको करते हैं कि 6x² - 7x - 3। ओके, अब दूसरे स्टेप में इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है कि उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 3 18 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने के बाद 7 यानी कि -7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद -18 आना चाहिए। तो ये करके देखते हैं। अभी फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इनको सीक्वेंस में सेट कर लेते हैं। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। 6x² - x - 3। 7 के कौन से फैक्टर बनते हैं कि हमारे पास 18 आ जाए? कौन से हो सकते हैं वो? 4 3 नहीं हो सकते हैं, और वो 9 - 2 हो सकते हैं। 9 2 दी 18 एंड 9 - 2 इज इक्वल टू 7। तो अब इसको ओपन करते हैं। 6x² - 9x - 2x - 3। अब इनमें से कॉमन लेते हैं। 3x 2x - 3 -1 कॉमन, सॉरी it is plus, minus minus plus, so plus 1 common, and we have 2x minus 3, and now we have these two, 3x plus 1, 2x minus 3. Again 3x plus 1 is equal to 0, 3x is equal to -1, x is equal to -1/3, and here second we have 2x minus 3 is equal to 0, 2x is equal to 3, x is equal to 3/2। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू -1/3 एंड 3/2 आ चुकी है। इसको सॉल्व करने के बाद अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस। वो हमारे पास अल्फा एंड बीटा आ चुके हैं, एंड a इज इक्वल टू 6 यहाँ से, b इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से ले रहे हैं हम लोग -7, एंड c इज इक्वल टू -3। तो रिलेशनशिप बिटवीन मतलब अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू -b अपॉन a, -1/3 प्लस 3/2 is equal to -7/6. So it is 6 - 2 plus 6 is equal to minus plus 6.
It is -1/3 multiplied by, it is -1/3 plus 3/2 is equal to -7/6. When we solve it, it is -2 plus 9 is equal to 7/6. 7/6 is equal to 7/6. तो ये हमारी प्रॉपर्टी रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू -3/6. सो इट इज -3/6 इज इक्वल टू -3/6. तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन का फोर्थ सम करने जा रहे हैं। अब इसमें सिर्फ हमारे पास 2 टर्म्स ही हैं। वी हैव ओनली 2 टर्म्स इन दिस इक्वेशन। तो उसमें क्या है, पहले ए होगी हमारे पास 4, बी क्या होगा 8 और सी यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट को ही कंसिडर करेंगे। सी जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा तो वो हमारे पास 0 कहलाएगा। यहाँ पे ये समझने वाली बात है जो यहाँ पे मेनली, तो वो हमने देख लिया है। तो 4u इसमें से कॉमन लेकर के हमारे पास बनता है u प्लस 2। तो 2 इक्वेशन बन जाती हैं। वन इज 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू ऑल्सो 0/4, यानी कि 0 ही आएगा हमारे पास। एंड सेकेंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू हो गई। अल्फा एंड बीटा जीरोस हमारे पास आ चुकी हैं। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोएफिशिएंट वी हैव अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू, एज यू नो, -b अपॉन a। 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -8 अपॉन 4, यानी कि -2 इज इक्वल टू -2। सेकेंड वी हैव अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। -2 इंटू 0, बीटा इज -2 इज इक्वल टू c 0/4, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। समझने वाली बात ये है कि c हमेशा ही कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। जो यहाँ पे मिसिंग है तो उसको हमने 0 मान लिया, और बाकी हमें पता है a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 8। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फिफ्थ सम ऑफ दिस क्वेश्चन। उसमें हमारे पास a, जैसे कि पहले हम a, b एंड c कोएफिशिएंट ही देखेंगे, तो a हमेशा स्क्वायर में से लिया जाएगा, स्क्वायर वाली टर्म में से, तो वो हमारे पास 1 है। और b यहाँ पे मिसिंग है। b मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल जो वैल्यू में होता है, जो यहाँ पे मिसिंग है, हमारे पास नहीं है, तो उसको हम लोग 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि टी स्क्वायर के बाद t वाला वेरिएबल यहाँ पे मिसिंग है तो नहीं ले रहे हैं हम लोग, उसको 0 कंसिडर करेंगे। और c हमेशा ही कांस्टेंट होता है, तो वी हैव -15 को एज इट इज हमें दिया गया है, हमने ले लिया है। अब हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या रहता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 एंड t इज इक्वल टू √15। अब ये माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, क्योंकि देखिए 15 का भी वही स्क्वायर आएगा और -15 का भी वही स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से √15 और -√15, ये हमारे पास अल्फा, ये हमारे पास बीटा। So now relationship between the zeros and the coefficients, we have alpha plus beta is equal to -b upon a, 15 plus -15 under root, and that is 0, क्योंकि b 0 है तो 0 ही आएगा। तो ये भी √15 माइनस √15 यानी कि 0 इज इक्वल टू
0 हमारे पास सॉल्व हो जाता है। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा मीन 15 इंटू -15 अंडर रूट इज इक्वल टू -15 बाई 1, तो इट इज अंडर रूट से कट जाता है, तो रह गया -15 इज इक्वल टू -15। तो इस तरह से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ये डाउट क्लियर कर देंगे। आइए करते हैं सेकंड। सो इन सेकंड सम हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे दिया गया है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हमारे पास वो वैल्यूज हैं। अब हमने देखना है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है हमारे पास, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इतना करके आपने भी छोड़ देना है। अब ए इंटू बी अल्फा इंटू बीटा सॉरी अगर हम बात करें दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वो हमें दिए गए हैं -1/1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सबसे पहले ए दोनों में किसमें बिगर है वो हम वैल्यू ले लेंगे। कौन सी है? 4। जहां पे ए सिलेक्ट हुआ है उस इक्वेशन में हमने कुछ नहीं करना है, तो बी वो क्या कंसीडर होगी? बी की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि माइनस बी की 1 है तो बी की 1 ही होगी। जैसे कि बी अगर 1 होगा तभी माइनस बी -1 होगा ना। तो यहां तक तो हमें हो गया है सॉल्व। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि -1/1 इज इक्वल टू सी अपॉन 4, क्योंकि सी की वैल्यू बिगर वाली हम लोग कंसिडर करते हैं, वो हमने कर लिया तो यहाँ पे पुट कर दिया। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? -4। तो इक्वेशन क्या बनती है, पॉलिनोमियल क्या बनता है? 4x² -1x -4। तो इस तरह से हमारा जो सम है वो सॉल्व होता है। सो इन सेकंड सम we have √2 as sum of zeros and 1/3 as product of zeros. Now we have alpha plus beta is equal to -b upon a, वो हमने लिख लिया एज इट इज। और उसके बाद हमें अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए हमने एज इट इज लिख लिया। अब a की वैल्यू, अब आप ए देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कौन सी है? 3 है, तो हम 3 ले लेते हैं। अब a में जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है वो ये है, और इसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ए की 3 आ जाएगी और सी की हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हमने ए की वैल्यू जो सेलेक्ट की है जिसमें वो मैक्सिमम है उस इक्वेशन से, वो दूसरी में पुट करके सॉल्व करके देखना है। अब आप देखिए कि अगर मैं इसको सेकंड में पुट करता हूँ, जैसे कि √2/1 इज इक्वल टू -b/3 जो हमने सेलेक्ट कर चुके हैं हम लोग, सी की और ए की तो कर चुके हैं। तो ए की यहाँ पे अगर मैं पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँ तो आ जाएगा 3√2 इज इक्वल टू -b। अगर b की पता करनी होगी तो क्या बन जाएगी? -3√2 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या कंसीडर की है हमने? -3√2। तो इक्वेशन हमारी क्या बनती है, पॉलिनोमियल क्या बनता है? 3x² -3√2x एंड +1। तो ये हमारी इक्वेशन बनके कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से बेसिक समझ के करेंगे तो आपको समझने में और करने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू सो मच।